नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज दिल्ली पुलिस ने कहा कि रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला रेसलर्स ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत की है। देश के लिए मेडल जीतने वाले रेसलर 6 दिन से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग है जब तक बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटाया नहीं जाता, उन्हें जेल नहीं भेजा जाता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा, तब तक उनकी जंग जारी रहेगी। आज जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो अदालत ने पूछा, रेसलर्स के आरोपों पर कोई मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि दिल्ली पुलिस इस मामले में आज ही एफआईआर दर्ज करेगी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि वो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का फैसला कर चुकी है। इस पर महिला रेसलर के वकील कपिल सिब्बल ने पहलवानों की सिक्योरिटी को लेकर चिंता जाहिर की। कपिल सिब्बल ने कहा, हमें पहलवानों की सुरक्षा की चिंता है। सिब्बल ने कहा, आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 40 मुकदमे दर्ज हैं, उसमें एक मर्डर का केस भी है। कपिल सिब्बल ने कहा, महिला रेसलर्स को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, इसके लिए टास्क फोर्स बनाई जाए और रिटायर्ड जज को उसकी निगरानी करनी चाहिए। इस पर सरकारी वकील तुषार मेहता ने कहा, सिक्योरिटी का मामला पुलिस का है, इसे पुलिस कमिश्नर पर छोड़ दें तो अच्छा होगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने दोनों पक्ष की बातें सुनी और उसके बाद दिल्ली पुलिस से कहा कि सिक्योरिटी के इशू को गंभीरता से लिया जाए। कोर्ट ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि रेसलर्स को सुरक्षा दी जाए और उनमें से जो नाबालिग हैं उनकी सिक्योरिटी का ज्यादा ध्यान रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे रेसलर्स मीडिया के सामने आए। उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें दिल्ली पुलिस पर कतई भरोसा नहीं है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया सब ने कहा, जिस दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में इतने दिन लगा दिए उस पर भरोसा करना मुश्किल है। विनेश फोगाट ने कहा, वो 6 दिनों से धरने पर बैठे हैं लेकिन उनकी बात अभी तक किसी ने नहीं सुनी। विनेश फोगाट ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है लेकिन उन्हें इंसाफ तभी मिलेगा जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को उनके पद से हटा दिया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए, क्योंकि पद पर रहते हुए वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। आप सबको पता है कि आज हमारा कोर्ट का डिसीजन आया है, लेकिन दिल्ली पुलिस पे हमें अभी भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो कोई भी क्योंकि हम 6 दिन से यहाँ बैठे हैं तो एफआईआर करने में उन्होंने इतना टाइम लगा दिया है, तो वो ट्रस्ट जो बिल्ड होना चाहिए तो वो उन्होंने पहले ही हमारा तोड़ दिया है और वो लूज एफआईआर कर सकते हैं, इसका भी हमें अंदेशा है। तो जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी, जितना देखते हैं अभी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उसके ऊपर ही हमारा नेक्स्ट डिसीजन रहेगा। लेकिन हमारा अभी भी यही फैसला है कि उनको जेल में डाला जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए, जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है, देश की अदालत के सामने भी हम आए हैं, पूरे देश पे हमें विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर ये रेसलर्स पिछले 6 दिनों से बैठे हैं। इनका आरोप है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने महिला रेसलर्स का मॉलेस्टेशन किया, उनके साथ गलत बर्ताव किया, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया, लेकिन वो अभी भी पद पर बने हुए हैं। पहलवानों को लगता है कि चूंकि बृजभूषण शरण सिंह पार्लियामेंट के मेंबर हैं, इसलिए उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है और सरकार इस मामले में रेसलर्स की बात नहीं सुन रही। इसका जवाब दिया खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। आज सुबह अनुराग ठाकुर ने कहा वो पहलवानों से पर्सनली मिले, एक नहीं 2 बार मिले, 12 घंटे तक उनसे बात की, कई अफसरों ने भी रेसलर्स की बात सुनी, सबको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया, फिर सवाल उठाने की कोई वजह नहीं है। देखिए, पिछली बार भी मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से मिला, भारत सरकार की खेल सचिव मिली, हमारे अधिकारी मिले, मैं भी कई घंटों तक, एक दिन नहीं 2 दिन उनसे मिला, उनसे
बातचीत करके कमेटी का गठन किया गया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का, ओवरसाइट कमेटी का। उस कमेटी के सामने जितने लोगों को पेश होना था सबको अवसर दिया गया, और अवसर देने का मतलब यह है कि जिसको जो भी बात रखनी थी वो रखें। अनुराग ठाकुर ने जो कहा उस पर पहलवानों ने सवाल उठा दिया। बजरंग पूनिया ने कहा कि अनुराग ठाकुर कहते हैं उन्होंने 12 घंटे तक पहलवानों से बात की, लेकिन सच्चाई है कि उन्होंने 12 मिनट भी वक्त नहीं दिया। बजरंग पूनिया ने कहा अनुराग ठाकुर से वो बात करना चाहते थे, लेकिन बार बार यही कहा गया वो बिजी चल रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी ने हमारे फोन ही नहीं उठाए, कहाँ जाते हैं हम। उनके अधिकारी बोल रहे थे कि साहब अभी बिजी हैं। हमने तो बहुत बार ट्राई किया उनको कॉल करने के लिए, उन्होंने बोल रहे कि हम 12 घंटे खिलाड़ियों से मिले थे। उनको पूछिए 12 घंटे में आप कितने मिनट खिलाड़ियों से मिले थे। अगर हम टोटल टाइम निकालें तो 12 मिनट मिले होंगे वो खिलाड़ियों से। रेसलर्स चाहते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पद से हटाया जाए, क्योंकि उनके बने रहते निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। सरकार ने इसी साल जनवरी में ही बृजभूषण शरण सिंह को रेसलिंग फेडरेशन के कामकाज से दूर कर दिया था, जब रेसलर्स पिछली बार धरने पर बैठे थे। स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने 5 मेंबर्स की एक निगरानी कमेटी भी बनाई। ये ओवरसाइट कमेटी मॉलेस्टेशन के आरोप की जांच कर रही है और रेसलिंग फेडरेशन का कामकाज भी देख रही है। अब इसी ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक फेडरेशन का चुनाव भी कराया जाना है। आज अनुराग ठाकुर ने बताया कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव कराए। ओलंपिक एसोसिएशन ने इसके लिए एक एडहॉक कमेटी बनाई है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगी। जब ये कमेटी बनी, उस कमेटी में भी महिलाओं को ही ज्यादा तादाद में रखा गया, और इसलिए था कि महिलाओं के सामने महिला अपनी बात खुलकर कर सकती है, और सबको अवसर दिया गया। अब उस ओवरसाइट कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी, वो पूरी रिकमेंडेशंस में जो एक पार्ट है उसमें यह भी था कि निष्पक्ष चुनाव हो, जो इनकी मांग भी थी खिलाड़ियों की। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को हमने वो अधिकार दे दिया। पहले भी ऐसा ही होता था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करती थी। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कल अपनी एक कमेटी भी गठित कर दी, एडहॉक कमेटी। अब वो एडहॉक कमेटी 45 दिन के अंदर चुनाव करवाएगी, नई संस्था को चुनेगी, एक रिटायर्ड जज उसके कराने के लिए नियुक्त किए जाएंगे। अनुराग ठाकुर का दावा है कि ओवरसाइट कमेटी पूरे मामले को देख रही है, सभी रेसलर्स की बात सुन रही है। कमेटी में महिलाओं को इसलिए रखा गया ताकि महिला रेसलर्स आसानी से अपनी बात उनके सामने कह पाएं। लेकिन बजरंग पूनिया ने कहा कमेटी के मेंबर्स आपस में लड़ रहे हैं, उनकी बात क्या सुनेंगे। कमेटी के मेंबरों के सामने ही बयान दिए थे लड़कियों ने। मैं तो उधर ही था, और हम 15 लोग थे टोटल। 15 लोगों ने उधर बयान दिए थे। उसके बावजूद वो बोल रहे कि किसी खिलाड़ी ने बयान नहीं दिए, और उन्हीं के जो मेंबर आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा। और मैं खेल मंत्री जी से एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जिस दिन बृजभूषण बयान देने के लिए आए उस दिन तो आपकी कमेटी में लॉयर भी नहीं था जो आपने कमेटी बनाई थी, और जिस खिलाड़ी जिस दिन बयान के लिए गए थे उस दिन तो लॉयर भी था। क्या आप बृजभूषण कानून से भी बड़ा हो गया क्या? वो उसके लिए पूरी कमेटी में जो प्रक्रिया होती है वो भी नहीं पूरी की गई। हम खेल मंत्री के पास इसलिए ही गए थे कि खिलाड़ियों के साथ न्याय हो। हम पहले खेल मंत्री जी से मिले, उसके बाद आगे की कार्रवाई करें। उनको सारी चीज़ें बताई गई, उनके संज्ञान में सारी चीज़ें लाई गई। उसके बावजूद खिलाड़ियों के साथ वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि वो खिलाड़ियों ने बयान नहीं दिए, वो कमेटी के सामने आए नहीं। उन्हीं की कमेटी के एक मेंबर ने, राधिका श्रीमन ने बोला कि एक लड़की ने सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट दी थी। एक की कंप्लेंट नहीं होती, एक लड़की ने तो दी थी। तो खेल मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं करवाई? आप खुद बोल रहे थे कि अगर कोई सबूत मिलता तो मैं एफआईआर करवाऊंगा। जब एक लड़की ने, आपके कमेटी मेंबर बोल रहे हैं कि वो एक लड़की की सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट थी, तो उस पर कार्रवाई करते हैं। आपने तो बोल दिया खिलाड़ियों ने कुछ दिया ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं। पहलवानों की नाराजगी इस बात पर है कि उन्होंने बार बार कहा बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। इस पर आज अनुराग ठाकुर ने कहा कि एफआईआर दर्ज कराने पर कभी रोक नहीं थी, एफआईआर तो कभी भी दर्ज कराई जा सकती थी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि रेसलर्स जब पहली बार धरने पर बैठे थे उस वक्त भी एफआईआर दर्ज करा सकते थे। इस बार भी वो किसी पुलिस स्टेशन में जाकर केस दर्ज करा सकते थे। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में,
जहां पर कोई भी खिलाड़ी हो, लड़का लड़की अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, उसका गठन भी करवा कर देगी। तो सारे कदम उसी दिशा में है, सारे कदम उसी दिशा में है। एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया जब कमेटी की रिपोर्ट आई उसके बाद जो जो कदम उठाने उस दिशा में कदम उठा रहे हैं। और जहां तक एफआईआर की बात है, ये धरने पर बैठने से पहले भी या उस समय जब आंदोलन किया उस समय भी, उससे पहले भी आप किसी भी पुलिस स्टेशन पे जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते थे, उस पर कहीं रोक नहीं थी। अनुराग ठाकुर की इस बात पर रेसलर विनेश फोगाट ने जवाब दिया। विनेश फोगाट ने कहा, यह लड़ाई सिर्फ एफआईआर दर्ज कराने की नहीं है, एक ताकतवर आदमी को सजा दिलाने की है, इंसाफ पाने की है। विनेश फोगाट ने कहा, जो रेसलर्स ये लड़ाई लड़ रहे हैं उनका मकसद और कुछ नहीं है, उन्हें किसी पद का लालच नहीं है, लेकिन जिस इंसान ने गलत काम किया है उसे सबक सिखाना जरूरी है। देखिए, जो एफआईआर पहले दिन होनी चाहिए थी वो 6 दिन लगे एफआईआर करने में। ये लड़ाई एफआईआर तक नहीं थी कि हम एफआईआर चाहते हैं। एफआईआर तो हम कैसे भी करके आज नहीं तो 10 दिन बाद करवा ही लेते। ये लड़ाई है ऐसे व्यक्ति को सजा देने की। एफआईआर तो उसके ऊपर 85 मुकदमे चल रहे हैं। जब वो मुकदमों में ही अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये और एफआईआर से उसका कुछ नहीं होना। उसको जेल में डालना चाहिए, गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए, सभी पदों से हटाया जाना चाहिए। और रही इलेक्शन की बात, तो कोई पहले दिन से हम ये बोल रहे हैं कि हमें इलेक्शन से या प्रेसिडेंट पद से हमें कोई मकसद ही नहीं है हमारा इस चीज़ के लिए। आज भी हम उसी बात पे अड़िग हैं, भविष्य में भी इसी बात पे अड़िग रहेंगे कि रेसलिंग को बचाना है ऐसे लोगों से। और हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स को, जो रीढ़ की हड्डी है हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स की, रेसलिंग में इतने सालों से ओलंपिक मेडल आ रहे हैं, जो संघर्ष हम लोगों ने रेसलिंग को इतना ऊपर ले जाने के लिए किया, मैं नहीं चाहती कि उसका भविष्य अंधकार में जाए। उसके लिए अब ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बस जंतर मंतर पर जितने पहलवान बैठे हैं उनमें से ज्यादातर हरियाणा से आते हैं, इसलिए आज हरियाणा से कांग्रेस के लीडर दीपेन हुड्डा रेसलर्स के धरने में पहुंचे। दीपेन हुड्डा ने कहा कि जिन बेटियों ने देश को सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल दिलाए, आज वो सड़क पर बैठी हैं, ये शर्म की बात है। दीपेन हुड्डा ने कहा, आखिर कौन है जो बृजभूषण शरण सिंह को बचाना चाहता है? ऐसी क्या मजबूरी है जो रेसलर्स की बात नहीं सुनी जा रही? सरकार को ये बताना चाहिए। ये वो बेटियां हैं, इन बेटियों ने देश के गौरव को बढ़ाया है। ऐसी 7 हमारी बेटी, ऐसी हमारी 7 बहनें देश की ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाई खेलों की अगर सबसे ज्यादा मेडल देश की झोली में किसी ने भरना काम किया तो इन खिलाड़ियों ने किया है। देश के 80% ओलंपिक मेडल यहाँ बैठे हैं धरने पे, और उनके कहने से भी एक ऐसे हिस्ट्री शीटर जिसके ऊपर इतने मुकदमों की लिस्ट हो, और 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल लिस्ट ने भी इनके पक्ष में एक कहा है। तो यानी कि क्या कारण है, क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है, सरकार बताए। मेरा रेसलिंग फेडरेशन में को लेकर मेरा कोई इरादा भी नहीं, मैं हरियाणा की राजनीति में व्यस्त हूं, लेकिन जिस रूप से अपने अपराधों को छुपाने के लिए इस तरह से झूठ का सहारा, कभी एक प्रदेश का बताकर, कभी एक बैकग्राउंड का बताकर, कभी मेरा नाम लेकर इस तरह से जो किया गया, ये भी अपने आप में मैं समझता हूं इस देश की न्याय प्रणाली का कहीं ना कहीं मजाक उड़ाने से समान है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, सभी पार्टियों के नेता इस इशू पर सरकार को घेरने की कोशिश में लग गए हैं। आज ममता बनर्जी ने भी रेसलर्स के सपोर्ट में ट्वीट किया। ममता बनर्जी ने कहा, हमें इन पहलवानों के साथ एकजुट होकर खड़े होना चाहिए। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के लीडर डोला सेन को जंतर मंतर भेजा। डोला सेन ने कहा, महिला रेसलर्स इंसाफ मांग रही हैं, प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? बहुत दुख की बात है, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि रेसलर एसोसिएशन की चेयरमैन जो एमपी भी हैं, उनके खिलाफ महिला रेसलर की तरफ से इतने घिनौने आरोप की इल्ज़ाम लगाना पड़ता है और सड़क में बैठ जाना पड़ता है, क्योंकि एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रहा है। लेकिन अमित शाह जी की दिल्ली पुलिस वो भी एफआईआर नहीं दर्ज कर रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ेगा कि एफआईआर एटलीस्ट दर्ज करो। और प्रधानमंत्री जी जो है तो मुमकिन है वो भी चुप बैठे हैं। वो मन की बात बोलते हैं सबको, न्याय की बात बोलते हैं, सिखाते हैं सबको, लेकिन वो चुप क्यों है ये हम जानना चाहते हैं।
ममता जी स्ट्रगलिंग लेडी है, उन्होंने आज ट्वीट भी किए। बात सिर्फ राजनेताओं तक सीमित नहीं रही। आज देश के कई मशहूर प्लेयर्स महिला रेसलर के फेवर में सामने आए। क्रिकेटर कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, इरफान पठान, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने और बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन, तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे रेसलर के सपोर्ट में खुलकर सामने आए। वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट करके कहा, यह बहुत सेंसिटिव मामला है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सानिया मिर्जा ने कहा कि रेसलर्स ने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत गंभीर हैं, उम्मीद है उन्हें इंसाफ मिलेगा। नीरज चोपड़ा ने कहा कि महिला रेसलर्स के साथ जो हुआ वो दोबारा कभी नहीं होना चाहिए और इस मामले में जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए। कई फिल्म स्टार्स ने भी रेसलर्स को सपोर्ट किया। एक्टर सोनू सूद ने कहा कि ये खिलाड़ी अन्याय के खिलाफ कुश्ती की जंग जरूर जीतेंगे। बजरंग पुनिया ने कहा, जो लोग उन्हें सपोर्ट करने के लिए आगे आए हैं वो खिलाड़ियों की अहमियत को समझते हैं। अब इस लड़ाई को और मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। जितने भी खिलाड़ियों ने हमारे समर्थन में ट्वीट किए हैं, क्योंकि मैंने खिलाड़ियों से अपील की थी कि अभी हमें एकजुट होने की ज़रूरत है, तो जितने भी खिलाड़ियों ने भारत में इंडिविजुअल गेम में 2 ओलंपिक गोल्ड हैं, तो दोनों ओलंपिक गोल्ड ने खिलाड़ियों के हक में ट्वीट किए हैं, क्योंकि वो खिलाड़ियों का दर्द समझते हैं। और जो दिल्ली पुलिस अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ब्रिजभूषण रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। अगर कोई अध्यक्ष किसी खिलाड़ी के साथ ऐसे शोषण करता है तो वो किसके पास जाएंगे शिकायत करने के लिए? तो उनको तो तुरंत जेल में डाल देना चाहिए अभी, क्योंकि उनके पास उनको ऑर्डर मिल चुके हैं अभी सुप्रीम कोर्ट से भी कि भाई आप एफआईआर दर्ज करिए। जब ऐसे फेडरेशन के अध्यक्ष ही ऐसे शोषण करते रहेंगे तो किसके पास शिकायत लेके जाए खिलाड़ी? उनसे बड़ा तो उस फेडरेशन में कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए जल्दी से जल्दी। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाए गए हैं, दिल्ली पुलिस उसकी जांच करेगी, एफआईआर दर्ज होगी। इस पर ब्रिजभूषण शरण सिंह का रिएक्शन आया। ब्रिजभूषण शरण सिंह का कहना है कि वो जांच में पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। उन्होंने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। उस समय भी मैंने कोई सवाल नहीं उठाया था जिस समय ओवरसाइट कमेटी बनी थी। उस समय भी कोई सवाल मैंने नहीं खड़ा किया था और मैंने हर नियम कानून को माना था और इन लोगों को इंतज़ार करना चाहिए था, इंतज़ार नहीं किए और सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, एक फैसला दिया और हम तो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन ये नहीं मानेंगे। दिल्ली पुलिस को जांच मिली है और जांच में जहां भी मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। और न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं है इस देश के अंदर और मैं भी न्यायपालिका से बड़ा नहीं हूं। हम कह रहे हैं कि मैं हर निर्णय का स्वागत करता हूं। सरकार ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत किया, आईओ ने जो जांच कमेटी बनाई उसका स्वागत किया, जो ओवरसाइट कमेटी बनी उसका स्वागत किया। अब मैं इसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा है, अपने कर्म पर मुझे भरोसा है। मैंने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है और मुझे इंसाफ मिलेगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश तो दे दिए हैं। उन्होंने भी अपनी तरफ से सहयोग करने का वादा किया है, लेकिन बात इस पर खत्म नहीं होगी। पहलवान तो इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता उनका धरना जारी रहेगा। पहलवान मांग कर रहे हैं उन्हें कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद से हटाया जाए, उनकी संसद की सदस्यता को खत्म किया जाए। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह का मामला सिर्फ कुश्ती और पहलवानों का नहीं है, ये मामला सीधे सीधे राजनीति से जुड़ा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह एक बाहुबली नेता हैं। बीजेपी के लिए उनके खिलाफ एक्शन लेना इतना आसान नहीं है। वो 6 बार के सांसद हैं। हालांकि उनके खिलाफ 40 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट की धाराओं समेत हत्या का मामला भी शामिल है। लेकिन इसके बावजूद ब्रिजभूषण शरण सिंह का अपने इलाके में अच्छा खासा दबदबा है। वो 54 स्कूलों और कॉलेजेस के मालिक हैं।
वो खुद कैसरगंज से सांसद हैं, उनका बेटा गोंडा से बीजेपी का विधायक है। इसके अलावा गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच की सीटों पर उनका अच्छा खासा असर है। अगर बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह पर एक्शन लेती है तो 2024 में इन 4 सीटों पर चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। समाजवादी पार्टी बृजभूषण शरण सिंह को अपने पास लेने के लिए, लपकने के लिए तैयार बैठी है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यूपी में इस वक्त निकाय के चुनाव चल रहे हैं। 4 और 11 मई को वोटिंग है। अगर अभी बृजभूषण को हटाया गया तो निकाय चुनाव में परेशानी होगी। विरोधी दल बीजेपी की इस मजबूरी को बखूबी समझते हैं और प्रेशर बना रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि कम से कम 15 दिन के लिए यह मामला ठंडा पड़ जाए। पहले पहलवानों का प्रोटेस्ट पूरी तरह नॉन पॉलिटिकल था। अब बीजेपी का विरोध करने वाले कई नेता इस आंदोलन को हवा देने लगे हैं। आप समझ सकते हैं, कपिल सिब्बल पहलवानों के वकील है, वो उनको क्या समझाते होंगे। इसलिए मसला काफी गंभीर है। मुझे लगता है कि अगर खेल मंत्रालय इस मामले को ठीक से हैंडल करता तो मुसीबत इतनी नहीं पड़ती। एक और सियासी दंगल कर्नाटक में चल रहा है। कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बना दिया। कल इलेक्शन कैंपेन के दौरान खड़गे ने मोदी की तुलना जहरीले सांप से की थी। बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री के मान सम्मान से जोड़ दिया। आज अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर थे। अमित शाह ने अपनी हर मीटिंग में खड़गे के बयान का जिक्र किया। शाह ने कहा, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी का नाम सम्मान से लिया जाता है। मोदी जहां जहां जाते हैं वहां मोदी का नाम गूंजता है। मोदी मोदी के नारे लगते हैं, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष उन्हें विषैला सांप कहते हैं। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस मोदी को जितना गाली देगी, कर्नाटक में कमल उतना ही खिलेगा। विगत 9 साल से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाया है और मोदी जी दुनिया में जहां जहां जाते हैं, दुनिया भर की जनता मोदी 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 के नारे लगाकर मोदी जी का स्वागत करती है। पूरी दुनिया जिस प्रधानमंत्री का स्वागत करती है, हमारे नेता मोदी जी का स्वागत करती है, सम्मान करती है। एक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी उनको कहते हैं कि विषैला सांप जैसे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको पूछने आया हूं, मोदी जी की तुलना सांप से करने वाली कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जिता सकते हैं क्या? बताइए, जिता सकते हैं? कभी ये कांग्रेस पार्टी नारे लगाती है, कांग्रेस तेरी कब्र खुदेगी। सोनिया गांधी जी कहती है मौत का सौदागर। प्रियंका गांधी कहती है नीची जाति के लोग, और ये कहते हैं विषैला सांप। अरे कांग्रेस वालों, आपकी मति मारी गई है, मति मारी गई है। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे, कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला है। आप मोदी जी को गाली बोलकर कर्नाटक की जनता को नहीं बहका सकते। मोदी जी को गाली दोगे, इतना मोदी जी का समर्थन बढ़ने वाला है, ये आप नहीं समझ। इस बार कर्नाटक के चुनाव में कांटे की टक्कर है। शुरुआती दौर में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही थी। कांग्रेस ने लोकल इश्यूज पर फोकस किया था और बीजेपी डिफेंसिव पर थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस का फोकस डिरेल हुआ है। अमित शाह ने नेशनल इशू को मेन पॉइंट बना दिया है। आज अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान पर फोकस किया। अमित शाह ने आज मोदी के नाम पर वोट मांगे। अब बीजेपी को उम्मीद है कि जब नरेंद्र मोदी का कैंपेन शुरू होगा तो वो हवा का रुख बदल देगा। लेकिन कर्नाटक में जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई वो आज दिल्ली तक पहुंची। बीजेपी के एक डेलीगेशन ने दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से खड़गे के बयान की शिकायत की। चुनाव आयोग को अपनी शिकायत में बीजेपी ने लिखा, खड़गे कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, वो जानते हैं
किस शब्द के क्या मायने हैं, उन्होंने जानबूझकर प्रधानमंत्री पर निजी हमला किया। इलेक्शन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के कर्नाटक में प्रचार करने पर पाबंदी लगा दी जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। केंद्र सरकार में मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस हेट कैंपेन कर रही है, लोगों को भड़का रही है। कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ने का काम किया है। कांग्रेस ने इस देश में नेगेटिव राजनीति को करने का काम किया है और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत की जनता के मन में जिनके लिए श्रद्धा है, उनके बारे में जो वाक्य कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने किए हैं, वो जानबूझकर किए। ये कोई जबान फिसलने वाला विषय नहीं है। जानबूझकर 3-4 वाक्यों को इस तरीके से बोला गया है जो कांग्रेस के हेट कैंपेन का हिस्सा है, जो कांग्रेस के इस कैंपेन का हिस्सा है कि लोगों को भड़काया जाए, जो कांग्रेस के उस हेट कैंपेन का हिस्सा है जिस हेट कैंपेन में वो देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल नरेंद्र मोदी पर कमेंट किया था। बाद में उन्होंने माफी मांग ली थी, लेकिन कर्नाटक में ये मामला उलझता जा रहा है। आज जेडीएस ने प्रधानमंत्री मोदी पर इसी तरह की विवादित टिप्पणी की। कर्नाटक में बीजेपी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। इस पर जेडीएस के नेता सीएम इब्राहिम ने तंज किया। इब्राहिम ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी हार रही है, बीजेपी के सभाओं में भीड़ नहीं आ रही, मजबूरी में नेता रोड शो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लड़की की शादी दूल्हा देखकर की जाती है, ससुर देखकर नहीं। जनता को विधायक चुनना है, मोदी का चेहरा देखकर जनता वोट क्यों देगी? जब माल अच्छा नहीं है तभी बाजार में आता है। अच्छे माल को ढूंढते लोग घर पे जाते हैं। ये रोड पे क्यों शो कर रहे हैं? कहीं एक सभा करो ना, लोग सभा को जा नहीं रहे हैं। इनको मजबूरी रोड पे इनको फिरना पड़ा है। माध्यम टीवी से इससे जो है ये लोग प्रचार कर रहे हैं। मोदी जी का वर्चस्व कितना कम हो रहा है। अच्छा, ये वोट पूछने आ रहे हैं। शादी लड़का को देख के लड़की देते है ना। मोदी को देख के कोई वोट देता था क्या? ससुर के देख के कोई लड़की नहीं देता, एमएलए को देख के वोट देता। ये विधानसभा का चुनाव है, पार्लियामेंट का नहीं है। लेकिन जुबानी जंग में आज बीजेपी के एक लोकल लीडर ने भी जहर खोल दिया। आज बीजेपी के एक नेता ने सोनिया गांधी को विष कन्या कह दिया। कर्नाटक में बीजेपी विधायक बसंत गौड़ा पाटिल ने सोनिया गांधी को विष कन्या कहा, उन्हें चीन और पाकिस्तान का एजेंट बताया। पाटिल बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं। कल से बैकफुट पर आई कांग्रेस को बसवराज गौड़ा पाटिल के बयान से मौका मिल गया। कांग्रेस ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी से इसे लेकर सवाल किए। बसंत गौड़ा मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी के दिए गए बयान का जवाब दे रहे थे, लेकिन जवाब देने की कोशिश में वो सोनिया गांधी के लिए इस तरह के अपशब्द बोल गए। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಪ್ಕೊಂಡದ. ಅಮೆರಿಕ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೆಂಪು ಹಾಸಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರ ಹಾವಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಷ ಕಚ್ತಾರತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನೀವೇನು ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಕುಣಿಲಕತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಏನು ವಿಷಕನ್ನೇ ನಂಗಾದ್ರ ಈ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡೋಣಂತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು पाकिस्तान एजेंट रह ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ सोनिया गांधी। कल खड़गे के बयान से बीजेपी को मौका मिला था, आज कांग्रेस की पारी थी। कांग्रेस के नेताओं को पूरा अवसर मिला। सबसे पहले डी के शिव कुमार सामने आए। उन्होंने कहा कि अपने विधायक के बयान के लिए प्रधानमंत्री माफी मांगे और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा उन्हें पार्टी से एक्सपेल करें। It is the culture of the BJP. Earlier also Prime Minister has accused Srimati Sonia Gandhi
one should know that Srimati Sonia Gandhi is a mother who lost her husband for the sake of this country's integrity. For such type of great mother who is sacrificing her prime ministership, who is building the Congress party, who has stood in the crisis when Congress ship was sinking, she took up the responsibility and she led for almost 22 decades. Now she has been called as Vishakanya. I demand the apology not from the rogue Yatnal. I demand from the Honorable Prime Minister of this country and the Chief Minister of this country. And I request, demand Nadda ji to expel him if you have respect for the woman. बसंत गौड़ा पाटिल को कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने जवाब दिया। राज्य के प्रेसिडेंट ने बोला, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट किया, लेकिन कल के विवाद के बाद कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे काफी अलर्ट हैं। आज वो बीजेपी विधायक के बयान पर कुछ नहीं बोले। जब इस बारे में खड़गे से सवाल किया गया तो उन्होंने इतना ही कहा कि वो उस पर कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये उनके लेवल की बात नहीं है। देखिए, अब मैं उस पर कमेंट करने नहीं जाता हूं, और जो आदमी बोला है इस कद का नहीं है जिससे मैं रिप्लाई दूं। और दूसरी चीज़ यही दर्शाता है कि हमेशा वो ऐसी चीज़ें बोलते रहते हैं और दूसरों को पाठ पढ़ाते रहते हैं अच्छे इसकी। कल जो सर आपने कहा था, क्या वो वाकई प्रधानमंत्री पर हमला था या आपने आरएसएस और बीजेपी के? देखिए, उसके बारे में अब कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, एक बार बोल दिया हूँ, खत्म। बीजेपी खड़गे को घेरने में लगी है और कांग्रेस के निशाने पर अमित शाह हैं। कांग्रेस का एक डेलीगेशन आज इलेक्शन कमीशन गया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अमित शाह की शिकायत की। इलेक्शन कैंपेन के दौरान अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस पावर में आई तो दंगा हो जाएगा, कांग्रेस पीएफआई से बैन हटा लेगी। शाह के इस बयान पर कांग्रेस ने एतराज जताया था, इसे झूठ कहा था, पुलिस में इसके खिलाफ कंप्लेंट की थी। अब कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया। चुनाव आयोग में शिकायत करने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अमित शाह जिम्मेदार पद पर हैं, उन्हें जो भी बोलना चाहिए जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। सिंघवी ने कहा उन्होंने कर्नाटक चुनाव में अमित शाह के प्रचार पर बैन लगाने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि अगर हम आएंगे पावर में तो हम रिहा कर देंगे इन सबको, एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों को। जब हमने चुनौती दी कि बताए कहाँ है कांग्रेस थे अपने मैनिफेस्टो में, अपने बयान में, अपने स्टैंड पे, तो कुछ ऐसी चीज सामने नहीं आई। इसके बाद हमने चुनाव आयोग को बताया कि ये आदर्श संहिता का तो बड़ा ही एक नंगा उल्लंघन है, जबरदस्त और व्यापक उल्लंघन है। साथ साथ कई सारे फौजदारी प्रावधान इसमें लगते हैं ऐसे वक्तव्यों में। तीसरा, हमने बताया चुनाव आयोग को कि उच्चतम न्यायालय ने बहुत स्पष्ट रूप से कई बार कहा है कि जितने आप बड़े पद और ओहदे पे हैं उतना ही आप पे जिम्मेवारी ज्यादा है, उतना ही आपका वक्तव्य हम और ध्यान से देखेंगे और वो उतना ही ज्यादा गलत होगा क्योंकि आपका ओहदा, आपका पद ऊंचा है। इसलिए चुनाव आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण दायरे का पुलिसमैन है और उसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। चुनाव कैंपेन में शरीक होने से रोक देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत कर दी। इसके बावजूद अमित शाह ने आज फिर कर्नाटक के कैंपेन में पीएफआई से बैन हटाने वाली बात कही। अमित शाह ने कहा वो डरते नहीं हैं, वोट बैंक के लालच में कांग्रेस ने पीएफआई को सिर पर चढ़ाया। मित्रों, अभी कांग्रेस के नेताओं ने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन की है। क्यों की है भाई? मैंने कहा कि पीएफआई पर हमने बैन लगा दिया, हमने कर्नाटक को सुरक्षित किया। मैं नहीं डरता भाई। मैं फिर से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाकर कर्नाटक को सुरक्षित करने का काम किया है। आपको अगर कोई आपत्ति है
तो आकर बताइए कर्नाटक की जनता को कि क्यों पीएफआई को चालू रखना चाहिए, जिसने हमारे नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या की, अनेक युवाओं की हत्या की, जो देश तोड़ने में लगे थे। मुझे बताओ, इस पर बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जोर से बोलो, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? माताओं, भाइयों, बहनों, वोट बैंक की लालच में एक कांग्रेस पार्टी ने पीएफआई को सर पर चढ़ाकर रखा था। अमित शाह बीजेपी के बड़े प्रभावी कैंपेनर हैं। कर्नाटक में वो जबरदस्त रैलियां कर रहे हैं। पीएफआई का इशू बहुत सेंसिटिव है। अमित शाह ने इसे खुलकर उठाया है। कांग्रेस की प्रॉब्लम है कि वो इसके न सपोर्ट में बोल सकती है न इसके खिलाफ। उन्हें डर है वोट पोलराइज हो जाएंगे। कांग्रेस की कोशिश है कि अमित शाह की शिकायत करी जाए, उनके एग्रेसिव कैंपेन को थोड़ा कम किया जाए, लेकिन अमित शाह इतनी आसानी से काबू में आने वाले नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने के बाद उन्होंने अपने कैंपेन को और ज्यादा एग्रेसिव कर दिया। आज एक बड़ी खबर अतीक अहमद के केस को लेकर आई। सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के मर्डर पर यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। आज अतीक अहमद की हत्या से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर अतीक अहमद को मेडिकल जांच के लिए एम्बुलेंस से क्यों नहीं ले जाया गया? दोनों भाइयों को खुली गाड़ी में हॉस्पिटल क्यों ले जाया गया? उनकी परेड क्यों कराई गई? सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि हत्यारों को कैसे पता चला कि अतीक अहमद को कब हॉस्पिटल लाया जाएगा। अदालत के इन सवालों के जवाब में यूपी सरकार ने कहा कि अतीक और अशरफ की हत्या की जांच के लिए एक एसआईटी बनाई गई है। वो जांच करके पता लगाएगी आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है। मुकुल रोहतगी ने कहा कि अतीक अहमद, अशरफ और उनका पूरा परिवार पिछले कई साल से अपराध की दुनिया में था। हो सकता है दोनों की हत्या किसी पुराने अपराध से जुड़ी हो। अब एसआईटी इसकी जांच कर रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को इस मामले में एक एफिडेविट कोर्ट में जमा करने के लिए कहा। एक वकील विजय तिवारी ने अतीक और अशरफ की हत्या की निष्पक्ष जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है। ये पिटीशन फाइल करने वाले वकील विशाल तिवारी कहते हैं कि यूपी में बीजेपी सरकार के राज में हुए 183 एनकाउंटर्स की इंडिपेंडेंट जांच हो। इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 हफ्ते बाद होगी। कोर्ट ने मैटर को अपने सीरियस कॉग्निजेंस में लिया और कोर्ट ने कहा कि ये जो सारी चीजें आप ओरली हमसे कह रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो बता रही है, उसको एक एफिडेविट पर लाइए और एक एफिडेविट दायर कीजिए। साथ ही कोर्ट ने जो अतीक अशरफ का हत्या हुआ था पुलिस कस्टडी में, उस पर क्वेश्चन मार्क उठाया कि जब आपको पता था कि इतना सेंसिटिव मैटर है, इनको जान का खतरा है, तो आपने उनको ओपन परेड क्यों कराई हॉस्पिटल ले जाते वक्त? तो इन सब चीजों को लेकर एक हलफनामा रिकॉर्ड पे आएगा, एक एफिडेविट रिकॉर्ड पे आएगा। उसके बाद ही पता चलेगा राज्य सरकार ने क्या क्या इसमें कदम उठाए हैं और कितने वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, कितने नहीं है। ये भी सवाल उठा कि एम्बुलेंस पे नहीं ले जाया गया। हाँ बिल्कुल, ये सवाल था, एम्बुलेंस में नहीं ले जाया गया, तो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसको कवर अप करने के लिए राज्य सरकार क्या एक्सक्यूजेस लाती है, यही देखना है। सरकार ने कहा कि एसआईटी गठित की गई है इस मामले की जांच। एसआईटी गठित की गई है, हमारे द्वारा ऑब्जेक्शन था, बिकॉज देयर शैल बी ए फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन व्हिच कैन ओनली बी डन इफ एनी इंडिपेंडेंट पैनल विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट। तो उस पर हमारा ऑब्जेक्शन था और वो कोर्ट ने कहा है एफिडेविट हम देखते हैं, उसके बाद आगे का जो भी प्रोसीडिंग होगा वो देखी जाएगी। जिस वक्त कोर्ट में अतीक अहमद के केस पर सवाल जवाब हो रहे थे, योगी आदित्यनाथ लोकल बॉडी इलेक्शन में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे थे। आजकल अपनी हर रैली में योगी आदित्यनाथ पिछली सरकारों के समय में अपराधियों के बोलबाले का जिक्र करते हैं। वो बताते हैं कि उनकी सरकार ने माफिया को किस तरह से मिट्टी में मिला दिया। आज योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर और बलरामपुर में रैलियां की। दोनों रैलियों में योगी ने कहा कि पिछली सरकारें अपराधियों को बढ़ावा देती थी, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, अपराधी गले में तख्ती डालकर घूम रहे हैं। सोचिए, वे कौन लोग थे जो सारा पैसा हड़प जाते थे? सड़क का पैसा, बिजली का पैसा, गरीब के आवास का पैसा, नाली और गलियों का पैसा, ये सब हड़पने वाले लोग कौन थे? इन माफियाओं को उठा उठा करके आज हमने जेल के अंदर, सीकटों के अंदर बंद करके रखा है। ये जो लूटते थे और फिर छाती चौड़ी करके चलते थे, आज आप देख रहे होंगे गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगते हुए फिर रहे हैं।
ये है नया उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं कि यूपी से अपराध का सफाया हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यह समझने के लिए कुछ फिगर्स को देखना जरूरी है। यूपी में योगी सरकार बनने के बाद 183 अपराधियों का एनकाउंटर किया गया है। अपराधियों की 9,000 करोड़ से ज्यादा रुपए की प्रॉपर्टी या तो जब्त कर ली गई है या बुलडोजर जलाकर गिरा दी गई है। 2017 में योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत 20,000 से ज्यादा एफआईआर रजिस्टर की गई और कुल 64,000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इन सारी बातों का असर ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है। लेकिन यूपी के बगल में बिहार में मामला बिल्कुल उल्टा है। यहां एक बाहुबली की चर्चा हो रही है। बिहार सरकार ने जेल के नियम बदलकर बाहुबली आनंद मोहन को रिहा कर दिया है। सवाल उठे हैं क्योंकि यूपी में बाहुबलियों को जेल में डाला जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है। बिहार में नीतीश सरकार पर अपराधियों और बाहुबलियों को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है। आज नीतीश कुमार ने आनंद मोहन सिंह की रिहाई को डिफेंड किया, कहा उन्होंने तो केंद्र सरकार को फॉलो किया है। केंद्र सरकार ने जो मॉडल जेल रूल्स बनाए थे, बिहार ने उसी के आधार पर अपने जेल के नियम बदले और आनंद मोहन सिंह को रिहा कर दिया। असल में नीतीश कुमार लालू यादव से मिलने गए थे, जो आज ही दिल्ली से पटना पहुंचे। जब लालू से मिलकर नीतीश कुमार बाहर निकले तो पत्रकारों ने घेर लिया। आनंद मोहन सिंह की रिहाई पर सवाल पूछे गए। जवाब में नीतीश कुमार कागज और फाइलें दिखाने लगे, डेटा गिनाने लगे। नीतीश ने बताया कि बिहार में नहीं, पूरे देश में लोगों को 14-15 साल कैद की सजा पूरी करने पर रिहा कर दिया जाता है। आनंद मोहन भी इसी तरह रिहा हुए। नीतीश ने पूछा, इसमें गलत क्या है? लोगों को जेल से छुट्टी मिलती है, ये जरा बताइए ना। एक आदमी के बारे में जो इतनी बात बोली जा रही है, ये हमको आश्चर्य लग रहा है। इसमें कौन सी ऐसी बात है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 16 में जारी हुआ, 2016 में। तो जरा देख तो लीजिए, ये 16 वाला है। इस कागज को देख लीजिए कि आपको ये पता चलेगा क्या कि कोई आईएएस ऑफिसर का मामला हुआ तो उसमें उसको सब दिन के लिए रहने का प्रावधान है इसमें। और बताइए वो आदमी कितना दिन हो गया है उसका? 15 साल से भी ज्यादा उसका हो गया, तो हो गया। और सब तरह से बताइए, राय लेकर के किया गया है। नीतीश कुमार आज तैयारी करके आए थे। उन्हें आनंद मोहन के विवाद पर बीजेपी को जवाब देना है, ये तय करके आए थे। इसीलिए नीतीश अपने साथ चीफ सेक्रेटरी अमीर सुबहानी को भी लाए। दूसरे राज्यों में कैदियों की रिहाई का डेटा लेकर आए। इसके अलावा वो सुशील मोदी की एक पुरानी तस्वीर लेकर आए। नीतीश ने सुशील मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मीडिया को सुशील मोदी और आनंद मोहन सिंह की तस्वीर दिखाकर कहा, 2 महीने पहले तक सुशील मोदी भी आनंद मोहन को रिहा कराने की मांग कर रहे थे। पता नहीं अब उनको क्या हो गया। 27 के बारे में हुआ, 27 हुआ है तो 27 हुआ, उसमें एक ही पर चर्चा हो रही है। ये किस बात पर की चर्चा हो रही है बताइए? तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। और फिर तरह तरह के लोग बयान देते हैं, तो हमको तो आश्चर्य लगा। तो हमको ये कहना उचित नहीं है। तो ये आप लोग जरा फोटो देख लीजिए, तो जो बोल रहे हैं उनका कब का है, फोटुआ देख लीजिए, खुद देख लीजिए फोटो। ये कब गए हैं आप समझ लीजिए। ये मांग कर रहे थे कब? इसी महीने फरवरी में। आप बोलिए ये हो गया है, आप विरोध कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा देख न लीजिए। हमको तो आश्चर्य लगता है। किसी ने ऐसा भेज दिया था, हमका सब लोग मांग करते थे। जो इसमें नहीं हुआ था तो कितने लोग इसका डिमांड कर रहे थे कि होना चाहिए। तब हो गया, तब उसके बाद आप विरोध कर रहे हैं। 2 महीना पहले डिमांड कर रहे थे, अब हो गया, तब 2 महीना के बाद विरोध कर रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आती है साहब। नीतीश कुमार की इमेज सुशासन बाबू की थी, लेकिन ये टैग अब उनसे हटने लगा है। आरजेडी के साथ सरकार बनने के बाद गुंडा राज का जिक्र होने लगा है। बिहार में जंगल राज वापस आ गया,
ऐसी बातें होती हैं। और अब आनंद मोहन सिंह की रिहाई के बाद नीतीश कुमार पर बाहुबली का साथ देने का आरोप लग रहा है। वोटों के लिए एक अपराधी को जेल से रिहा करने का आरोप लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार की तुलना पड़ोसी राज्य में होती है, योगी आदित्यनाथ के साथ होती है। योगी आदित्यनाथ बाहुबलियों को जेल में डाल रहे हैं और बिहार में बाहुबली जेल से बाहर आ रहे हैं, इसलिए सवाल तो उठेंगे। बंगाल में कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालत और बलात्कार के बढ़ते केसेस को लेकर बीजेपी ने 12 घंटे का नॉर्थ बंगाल बंद बुलाया था। इस बंद का असर कई इलाकों में देखा गया। सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार समेत कई इलाकों में बाजार बंद रहे। कई जगह बसों में तोड़फोड़ की खबरें आई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोड जाम किए। ममता बनर्जी का पुतला लेकर कई जगह प्रदर्शन किया। कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राजभवन तक मार्च निकाला। इस मार्च में लड़कियां मुंह पर काली पट्टी बांधे हुए थी। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेड लगाए थे। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बैरिकेड गिराकर आगे बढ़ गए। बीजेपी का यह बंद 2 घटनाओं को लेकर है। नॉर्थ दिनाजपुर के कालियागंज में एक आदिवासी नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत हुई थी। आरोप है लड़की का गैंग रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया। लोकल लोग इस मामले में पुलिस रवैये के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में विवाद चल ही रहा था कि इस इलाके में एक आदिवासी युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया युवक बीजेपी का कार्यकर्ता था। अब इस हत्या के लिए बीजेपी पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी के सांसद लॉकेट चटर्जी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के इशारे पर पुलिस ने युवक की हत्या की। लॉकेट चटर्जी ने कहा, बंगाल रेप कैपिटल बनता जा रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन बंगाल की महिला मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रही हैं। बंगाल पूरा देश में, इंडिया में अभी रेप के लिए कैपिटल बनने के लिए आगे जा रहे हैं। जो भी आवाज उठाओगे शूट आउट हो जाएगा और पुलिस शूट आउट कर रहा है। और ममता बनर्जी क्या बोलते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में जब अशरफ को, आतिफ को शूट आउट होता है तब वो लोग आवाज उठाते हैं, वहां पे क्रिमिनल पर शूट आउट होते हैं। लेकिन यहाँ पे मासूम बच्चे के ऊपर, राजवंशी मासूम बच्चे के ऊपर, आम जनता के ऊपर शूट आउट हो रहा है और ममता बनर्जी चुपचाप है। माँ, माटी, मानुष, ये बोल के उन्होंने क्षमता में आए थे, सरकार में आए थे। अभी माँ का कोई इज्जत नहीं है। ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी इन दिनों बंगाल में जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं। आज अभिषेक की यात्रा उत्तरी बंगाल के जलपाईगुड़ी में थी। अभिषेक बनर्जी ने यहां पब्लिक मीटिंग में बीजेपी के बंद को फेल बताया। आज के जो संख्या एसे আপনারা उपस्थित হয়েছেন আপনাদের आज की इस जनसभा में बड़ी संख्या में लोग आए हैं और ये भीड़ बीजेपी के बंद का जवाब है। ये सिद्ध करता है कि बंगाल की जनता बंद कल्चर को अब पीछे छोड़ चुकी है। पहले मेरा कार्यक्रम 3 पब्लिक मीटिंग और उसके बाद क्रांति में एक जिला अधिवेशन करने का था। कुल मिलाकर 4 कार्यक्रम थे। जैसे ही मुझे पता चला कि बीजेपी ने बंद बुलाया है, मैंने 3 और कार्यक्रम जोड़ दिए। आज बंद के नाम पर मैंने सुना है कि कुछ इलाकों में वो वाहनों को तोड़ रहे हैं, टायर जला रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं। ये किस तरह की संस्कृति है? जो पार्टियां बंद पॉलिटिक्स करती हैं, वो लोगों को परेशान करती हैं। क्या हमें उनका समर्थन करना चाहिए? मेरी माताएं मुझे बताएं, करना चाहिए। आम आदमी एक दिन में 200 से 300 रुपए कमाता है। जो 6 से 8 हजार रुपए महीना कमाते हैं, उनकी दिन की कमाई कितनी होती है? या तो 250 रुपए या 300 रुपए। बीजेपी ने बंद बुलाया है अपने संगठन की ताकत दिखाने के लिए। मैं नागरकाटा के भाई बहनों, माताओं से पूछना चाहता हूं, आप 4-5 अलग अलग ग्राम पंचायतों से आए हैं, क्या आप इस जन विरोधी बंद का समर्थन करते हैं? बंगाल में बीजेपी पूरी तरह एग्रेसिव है। अब सीपीएम और कांग्रेस पीछे रह गए हैं। बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ मेन ऑपोजिशन पार्टी बन गई है और दोनों में तकरार चरम सीमा पर। आपकी अदालत में इस बार मेरे मेहमान हैं सलमान खान। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान आजकल सिक्योरिटी के घेरे में रहते हैं। उनकी लाइफ को सीरियस थ्रेट है। उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली हैं। सलमान ने बताया कि सिक्योरिटी की वजह से काम करने में उन्हें कितनी परेशानी होती है, लेकिन वो पूरी सावधानी बरत रहे हैं। सलमान खान के साथ आपकी अदालत का यह स्पेशल शो मैंने दुबई में रिकॉर्ड किया था।
सलमान खान को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती है उनकी शादी के बारे में। मैंने सलमान से पूछा, वो दूसरों को शादी करने की सलाह देते हैं, घर बसाने की सलाह देते हैं, लेकिन खुद इस पर अमल नहीं करते। इस पर सलमान ने कहा उन्हें शादी से डर लगता है, पर वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते हैं उनके ढेर सारे बच्चे हों, पर उनकी प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश का कानून बिना शादी के बच्चे पैदा करने की इजाजत नहीं देता। सलमान खान ने अपने अफेयर्स की बात की, शादी को लेकर उन पर फैमिली के प्रेशर के बारे में बहुत सारी बातें बताई। तो इसकी एक झलक मैं आपको दिखा देता हूं। आप करण जौहर से भी पूछ रहे थे शादी क्यों नहीं की, वो तो दो बच्चों के बाप बन गए। सर वही मैं कोशिश कर रहा था सर, लेकिन वो लॉ शायद चेंज हो गया है, तो अब देखिए सर बच्चों का बड़ा शौक है सर मुझे। आई लव किड्स, लेकिन किड्स जब आते हैं तो माँ भी आती है सर। माँ उनके लिए बहुत अच्छी है सर, लेकिन हमारे घर में माँ ही माँ पड़ी है सर। हमारे पास पूरा ज़िला है, पूरा गांव है, वो उनका अच्छा ख्याल रख लेंगी, लेकिन उनकी माँ जो रियल माँ होगी वो मेरी पत्नी होगी सर। सलमान के शादी पर उनकी ये इंटरेस्टिंग जवाब आप सुन पाएंगे कल रात 10 बजे। सलमान से मैंने कहा कि वो दोस्ती निभाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में वो लोगों को सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और आजकल उनके फैंस दावा करते हैं कि शाहरुख खान की फिल्म पठान सलमान की वजह से इतनी बड़ी हिट हुई। इस फिल्म में सलमान का स्पेशल अपीयरेंस था। इसके जवाब में सलमान ने कहा कि पठान की सफलता का पूरा क्रेडिट शाहरुख खान को और फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा को मिलना चाहिए। पठान की सक्सेस के बारे में सलमान ने क्या कहा, यह मैं आपको सुनवा देता हूं। लोग कहते हैं कि पठान हिट कराने में सलमान खान, अरे बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। ये क्रेडिट शाहरुख खान से कोई छीन नहीं सकता, आदित्य चोपड़ा से कोई छीन नहीं सकता, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। शाहरुख ने बहुत अच्छा काम किया है। ये सब फैंस शाहरुख की फिल्म देखने के लिए तरस गए थे और एक राइट टाइम राइट मौके पर राइट फिल्म आई और शाहरुख, I think it's the biggest hit of the Hindi film industry. प्लीज वेलकम सलमान खान। ये जो आपका मूव ऑन हो रहा है ना, हाँ। एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ये तो चलता ही जा रहा है। Unlucky in love, sir. तो आजकल कौन है जान और किससे किया हुआ है कमेंट? सर से भाई हूँ आजकल मैं। जिनको चाहता था कि वो जान बुलाएं, वो आजकल भाई बुला रही है मुझे, तो मैं क्या करूं? सुपरस्टार सलमान खान आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। आपकी अदालत का यह शो इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि पहली बार सलमान ने कई एक्टर्स के किस्से सुनाए। एक बार कैसे उन्होंने शाहरुख खान पर गोली चला दी थी, सुल्तान में जब उन्हें लंगोट पहनने को कहा गया तो कैसे सलमान के पसीने छूट गए। साउथ अफ्रीका के एक स्टेज शो के दौरान जब आमिर खान ने ऑडियंस से कहा कि सलमान बहुत अच्छे सिंगर हैं और लोग उनसे गाने की डिमांड करने लगे तो सलमान ने सिचुएशन को कैसे संभाला। ये सारी अनकही कहानियां आप सुन पाएंगे कल रात 10 बजे आपकी अदालत में। आपकी अदालत का ये स्पेशल शो दुबई में रिकॉर्ड हुआ। कल जब सलमान खान का ये शो टेलीकास्ट होगा उसके साथ ही इंडिया टीवी यूएई में लॉन्च हो जाएगा। दुबई, शारजा, अबू धाबी जैसी जगहों में रहने वाले लोग इंडिया टीवी, एटिसलाट और डीयू के जरिए देख पाएंगे। इस वजह से भी सलमान खान के साथ आपकी अदालत का ये शो ऐतिहासिक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।